नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। आप सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत और खैर मकदम करता हूं। दर्शकों, बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव और जो कल मतदान होने हैं मध्य प्रदेश में उसके बाबत। आपको पता है, पिछले लगभग 2 दशकों से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के आम जनमानस में और खासकर महिलाओं में मामा के नाम से प्रख्यात हैं। मामा के नाम से उनको महिलाएं या मध्य प्रदेश की यूं कह लीजिए माँ बेटी बहनें पुकारती हैं। शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा भी है। इसी कारण लगभग 2.5 करोड़ के आसपास महिला मतदाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान के पहले की सरकार, यानी जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे मध्य प्रदेश के, और उसके बाद जो शिवराज सिंह चौहान का शासनकाल रहा उसके बीच का आज ये विश्लेषण है। दोनों ही समय में किसकी सरकार में क्या स्थिति थी और डाटा क्या कहते हैं, किसकी सरकार बेहतर थी या पिछले के मुकाबले ये सरकार बेहतर थी या इसके मुकाबले वो सरकार बेहतर थी। क्योंकि हम जब मतदाता के रूप में कल वोट करने जाएंगे तो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए कि हमें मतदान किसको करना है। कल आपके घर पे बूथ से अलग अलग जो दल हैं, यानी मुख्य 2 विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस, उसके कार्यकर्ता आपको बूथ तक ले जाने आएंगे। भले ही आप उनकी गाड़ियों में जाइए, लेकिन अपने मतदान को लेकर आपकी स्थिति एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। तो इसलिए ये आज आंकड़ों के साथ मैं विश्लेषण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2003 और 4 में जीएसडीपी यानी स्टेट को, जो जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी करते हैं वैसे स्टेट के स्तर पर जीएसडीपी होता है, वो जो मध्य प्रदेश का था 85,530 करोड़ के लगभग था। प्रति व्यक्ति आय लगभग 13,465 रुपए थी। लेकिन वहीं 2023 के बजटीय विश्लेषण में जीएसडीपी लगभग 13,87,117 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया। अगर इसी वर्ष प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो मध्य प्रदेश में ये 13,000 वाली आय बढ़कर 1,40,583 रुपए हो गई। इस तरह मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 16 गुना अधिक जबरदस्त वृद्धि देखी गई। वहीं प्रति व्यक्ति आय में भी लगभग 10 गुना की वृद्धि देखी गई थी। अगर दर्शकों इसी प्रकार आर्थिक विकास दर की हम लोग बात करें तो वहां भी मध्य प्रदेश काफी आगे शिवराज सिंह चौहान के शासन काल में निकल चुका है। अगर आर्थिक विकास दर में वृद्धि अक्सर दोहरे अंक की रही है, इसके विपरीत वित्तीय वर्ष 2002 से 3 के दौरान जीएसडीपी वृद्धि दर नकारात्मक -4.01% थी। इसमें उतार चढ़ाव होता रहा, यानी सकारात्मक तो छोड़िए, मध्य प्रदेश का जो जीएसडीपी वृद्धि दर है वो माइनस रहा। इन आंकड़ों से वर्ष दर वर्ष के आधार पर तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के 1 दशक लंबे कार्यकाल के दौरान अनियमित सरकारी नीतियों के संकेत मिलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 55,708 करोड़ रुपए है, जबकि 2002-3 में यह लगभग 4,062 करोड़ रुपए था। वित्तीय वर्ष 2003-4 में सकल ऋण जीएसडीपी का 33.71% था, जो 2023-24 में घटा है। यानी जो सरकार के ऊपर देनदारी थी 2023-24 में वो 30.4% ही रह गई है। यहां ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूंजीगत व्यय 19 गुना बढ़ने के बावजूद जो जीएसडीपी में कमी आई है यह 2023-24 में लगभग 54,056 करोड़ रुपए का अनुमान है। अब बात थोड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल रहा था।
साल 2017-19 मातृ मृत्यु में लगभग 163 था, यानी जो महिलाएं अपनी गर्भ अवस्था के दौरान किसी भी कारण या किसी स्वास्थ्य अनिश्चितता के कारण काल के ग्रास में चली जाती, वह 163 था। इसी तरह मध्य प्रदेश ने भाजपा शासन के दौरान शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्म को कम करने के में महत्वपूर्ण प्रगति की है, यानी जो शिशु जन्म दर 163 मौतें होती थी प्रति 1000 नवजात शिशुओं पर, उसको कम करने की कोशिश की गई है। साल 2003 में ये लगभग 82 के उच्चतम स्तर पर था, यानी सबसे ज्यादा साल 2003 में हुआ जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई, 82, जो देश में सबसे खराब स्थानों में से एक था। साल 2020 में ये दर लगभग आधी यानी 43 ही रह गई घट के, यानी यहां भी शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी मेहनत और अपनी नई बेहतर विजन से इसको भी कम किया है। तो ये भी एक बात रह गई। दूसरी तरफ औद्योगिक विकास यानी रोजगार, जहां बेहतर औद्योगिक विकास होगा वहीं बेहतर रोजगार भी होगा। तो औद्योगिक विकास दर की बात करें तो साल 2001-2 में मात्र 0.61% थी, जो अब प्रभावशाली ढंग से बढ़कर 24% हो गई। शिवराज सिंह चौहान के शासन में मध्य प्रदेश ने वर्ष 2022 में 7वीं बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार जीता है, यानी जहां किसानों की स्थिति जिस सरकार में सबसे बेहतर होती है, उसी सरकार को यह कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार गेहूं, धान, दाल, बाजरा आदि के फसलों के उत्पादन के लिए दिया जाता है। इसके अलावा कृषि निधि के उच्चतम उपयोग के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का भी पुरस्कार मिला है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। चौहान सरकार के लगभग 5 साल के शासन काल के दौरान 5 लाख शहरी छोटे व्यवसायों को 521 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित करके अन्य राज्यों को शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 5 सालों में पछाड़ा है। इसके साथ रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। केंद्र सरकार की सम्मान निधि माध्यम से मिलने वाले 6000 रुपए के अलावा मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 4000 रुपए वार्षिक देती है। इस तरह लाभार्थी किसानों को साल में कुल 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिल जाती है। हर राजनीतिक परिदृश्य पर विचार किया जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की परिवर्तनकारी शासन का महत्व और भी बढ़ जाता है। सीएम चौहान ने 30 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी भूमिका में कदम रखा जिसमें उन्होंने उमा भारती की जगह लेते हुए क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए। ये शिवराज सिंह चौहान की पूरी नियति रही है काम करने की। शिवराज सिंह चौहान की प्रभावी डिलीवरी और शासन शैली ने उन्हें 2018 तक लगातार 3 कार्यकाल तक सेवा प्रदान करने में भी मदद की। साल 2018 के विधानसभा चुनाव चौथी बार सरकार बनने से चूकने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान 23 मई मार्च 2020 को सत्ता में फिर लौट आए। इस तरह मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का उन्होंने बने रहने का रिकॉर्ड बना डाला। साल 1993 से 2003 तक कांग्रेस सरकार में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। 1 दशक लंबे कार्यकाल के दौरान राज्य को बीमारू राज्य का कुख्यात उपनाम मिला। बीमारू बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त रूप तय है, यानी बिहार और उसके बाद मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान और U फॉर उत्तर प्रदेश। ये राज्य विकास और सुशासन के प्रमुख मापदंडों को पूरा नहीं कर पाने वाले राज्य थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार के आने के बाद जिस रूप में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने काम किया,
वह अपने आप में एक सराहनीय कदम था। लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार चुनाव में कई वादे किए हैं और अपने जो घोषणा पत्र में भी कई तरह की गारंटियां दी हैं। तो जब कल जनता मतदान करने जाएगी तो देखने वाली बात है कि सरकार के वादों पर मतदान होते हैं, सरकार के किए हुए काम पर मतदान होते हैं, या कांग्रेस के वादों पर मतदान होते हैं। आज की विश्लेषण में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।